हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आपने लास्ट टाइम पे लुईस थ्योरी पढ़ा था, है ना? लुईस थ्योरी के बाद अपने को लिखना है लिमिटेशन ऑफ लुईस या लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। आपका लुईस थ्योरी हो चुका है, लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो लिमिटेशन पढ़ने से पहले पहले ये समझो कि लुईस थ्योरी क्या कह रहा था। तो लुईस थ्योरी का ये कहना है, ऐसा गुटके की स्मेल कहां से आ रही है? तुम लोग गुटके उटके खाते हो क्या लड़कों? लड़कियां खा रही हैं क्या गुटके? है ना, ये पास का स्मेल आ रहा है ऐसा। हाँ, चलो भाई चलो। सही में तुम लोग खा तो नहीं रहे हो, पता लगे कोई ऐसे करके बैठा हुआ है। चलो, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। अविनाश, इस क्लास में ना रूम फ्रेशनर बनवाइएगा। रूम फ्रेशनर। हाँ हाँ। लिमिटेशन ऑफ, हाँ मुंह बंद। लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। क्या हो गया भाई? हाँ, लिमिटेशन ये था, देखो लुईस ने ये बोला कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लुईस ने बोला एवरी एलिमेंट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जल्दी बैठो जल्दी। इसीलिए लुईस थ्योरी का नाम था लुईस ऑक्टेट थ्योरी। इसीलिए लुईस थ्योरी का नाम था लुईस ऑक्टेट थ्योरी, कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हर कंपाउंड में हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड है जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, जैसे उसका नाम आप पढ़ते होगे, हाई, बेटा मुंह बंद कर लो, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर वैलेंट कंपाउंड। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन पाए गए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, फ्री रेडिकल के नाम पे। यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी, तीन लिमिटेशन है। ये ऐसे कंपाउंड है जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। लुईस ने बोला कि हर जगह ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड जहां पे ऑक्टेट से कम है, कहीं ऑक्टेट से ज्यादा है, कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो इन्हीं को अपने को पढ़ना है। हाइपोवैलेंट कंपाउंड हम किसे कहते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं जहां पे सेंट्रल एटम के पास, ये सब कंपाउंड सेंट्रल एटम के बेसिस पे डिफाइंड है। बेटा शांत, जल्दी बैठो। सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट। सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 एटम से कम इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग कह देते हैं हाइपोवैलेंट, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उनको हम लोग कह देंगे हाइपरवैलेंट। तो सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल सबका कराऊंगा। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम पाया जाए, हाइपोवैलेंट।
सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाए, हाइपर वैलेंट, और सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाए, या सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाए, हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कह दिया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यही 3 सबसे बड़े लिमिटेशन है जिसकी वजह से लुईस थ्योरी फेल हो गया। ये सबसे बड़े लिमिटेशंस हैं लुईस थ्योरी के। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है सेंट्रल एटम के पास, हाइपोवैलेंट, 8 से ज्यादा है सेंट्रल एटम के पास, हाइपरवैलेंट, और ऑड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोल दिया गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल आप हाइपोवैलेंट के देखो, हाइपोवैलेंट का 3 एग्जाम्पल देखो, बोर्ड पे देखो। मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है, और बोरोन मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना के स्टेबल, और ये वाला क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, मैं सबसे पहले ही काम करता हूं, क्या यहां पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बन गया, तो बाकी का 6 यानी कि 3 लोन पेयर। यहां पे सिमिलरली 3 लोन पेयर आ जाएगा आपके पास क्लोरीन के पास। बोरोन के पास 3 थे, तीनों बॉन्ड बन गए, यानी कि 0 लोन पेयर। अब हाइपोवैलेंट के लिए मुझे बाकी कंपाउंड से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सेंट्रल एटम के पास देखना है। सेंट्रल एटम यहां कौन है, बोरोन, और बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए यहां पे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो बना है वो कितने बना है, 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसकी बात हो रही है, सेंट्रल एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि कंपाउंड का टोटल इलेक्ट्रॉन। हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट सेंट्रल एटम के बेसिस पे डिफाइन है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से कम है, 8 से कम है तो क्या बोल देंगे, हाइपोवैलेंट। सेम कहानी मैंने एल्युमिनियम के साथ की, सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है, 3 क्लोरीन है, जिधर मर्जी उधर रख दो। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, लोन पेयर निकालना आपको लास्ट क्लास में सिखा रखा है, तो लोन पेयर यहां पे आ जाएगा। बोरोन के नीचे ही एल्युमिनियम है, तो उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गए। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है, क्या बोल देंगे, हाइपोवैलेंट। BeF2 की बात करते हैं, तो बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या ये 2 फ्लोरीन यही वाले हैं, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 लोन पेयर यहां पे भी आ जाएगा। और बेरिलियम क्या ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 का है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, 2, तो दोनों एटम बना लिए, लोन पेयर नहीं बचा। लेकिन एक मेजर कंफ्यूजन आया, बेरिलियम तो मेटल है, ये तो मेटल है, तो मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाता था, ये कोवलेंट कैसे बना रहा है। बेरिलियम मेटल है ना, ग्रुप 2 का मेटल है, अब मेटल तो वो बनाता है आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट कैसे बना रहा है मेटल, ये हो गया। या दूसरा एग्जांपल आप ले लो डी ऑप्शन में, BeCl2, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आपने सुना होगा, है ना। एक और एग्जांपल आपने सुना होगा BeH2 के बारे में, नहीं सुना होगा तो ये सबका अभी ब्रिज बॉन्ड बनाना, बॉन्ड पढ़ना है। लेकिन बेरिलियम तो क्या है आपके पास, बेरिलियम तो मेटल है, मेटल को तो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, कोवलेंट कैसे बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे मेटल आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स प्रीडोमिनेटली कोवलेंट होते हैं, लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड कोवलेंट ज्यादा बनाते हैं, आयनिक कम बनाते हैं। इसका रीजन समझाता हूं, बोर्ड पे देखो, लिथियम का साइज छोटा है क्या, बेरिलियम का साइज भी छोटा है क्या, लिथियम ग्रुप 1 का है +1 बनाएगा, ग्रुप 2 का है +2 बनाएगा, क्या ये स्मॉल केटाइन है, क्या ये भी स्मॉल केटाइन है। और हमने फजान शुरू में पढ़ा है स्मॉल केटाइन क्या बनाता है, कोवलेंट, तो लिथियम क्या बनाएगा, कोवलेंट। बेरिलियम भी स्मॉल केटाइन है, क्या बनाएगा, कोवलेंट। मेटल है, आयनिक होना चाहिए, बट 2 एक्सेप्शन है, लिथियम और बेरिलियम चूंकि स्मॉल केटाइन हो रहे हैं, तो स्मॉल केटाइन क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। देयरफॉर लिथियम और बेरिलियम मेटल होने के बावजूद कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करके लिखेंगे अपन, उसको तो लिखो ही, इसको नोट अब आप छाप सकते हो इसको। लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड। प्रीडोमिनेंट का मतलब ज्यादातर,
प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड। लिथियम और बेरिलियम जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड ऑल्दो दे आर मेटल्स। हालांकि वो मेटल्स हैं बट स्टिल वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं ऑल्दो दे आर मेटल्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लिथियम एंड बेरिलियम स्मॉल केटाइन बनाते हैं। लिथियम प्लस एंड बेरिलियम प्लस 2 आर स्मॉल केटाइन। लिथियम प्लस एंड बेरिलियम प्लस 2 क्या बना रहे हैं? स्मॉल केटाइन है, और स्मॉल केटाइन है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बनाएगा। स्मॉल केटाइन होने की वजह से फाजान्स रूल की हेल्प से ये क्या बनाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। BeF2 में जिस सेंट्रल एटम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम हो गया। BeCl2 में भी 2 ही बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम हो गया। इसमें भी 2 ही बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट से कम हो गया। कंपाउंड बनाइए। कंपाउंड में आपके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो आपके पास हाइपोवैलेंट बोल दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं SO2 हाइपोवैलेंट है या हाइपरवैलेंट है? हाइपरवैलेंट है। SO2 सोच के बताओ, ये तो लिख लो, सोच के बताओ SO2 हाइपोवैलेंट है या हाइपरवैलेंट है? हाइपरवैलेंट है। सल्फर के पास 6 होता है, दो यहां बना लिए, 2 यहां बना लिए, 1 लोन पेयर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हाइपरवैलेंट हो जाएगा। ठीक बात। हाइपोवैलेंट का मतलब हो गया सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, दे आर हाइपोवैलेंट। दे आर हाइपोवैलेंट। हाइपरवैलेंट की बात करते हैं। हो गया? हाइपरवैलेंट। आज आपको ओवरलैप सिखाना है मुझे। मेन आज का जो टॉपिक है VBT का ओवरलैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ओवरलैप पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा भी होगा, हेड ऑन ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, है ना? नोड निकालना आपने सीखा होगा, एक्सियल नोड, रेडियल नोड, सीखे हो? नोड निकालना नहीं आता है? वेरी गुड। तो लास्ट ईयर कैसे किया था? लास्ट ईयर भी तो नोड का क्वेश्चन आया था, नहीं किए थे? वेरी गुड। चलो, हाइपोवैलेंट के बाद हाइपरवैलेंट लिखते हैं। तो हाइपरवैलेंट का डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब एग्जांपल्स में देखते हैं। अगर मान लो मैं 3 एग्जांपल आपको लिखता हूं, PCl5, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पता है सेंट्रल एटम क्या होगा? फास्फोरस। 5 क्लोरीन आपकी मर्जी है, उधर रखना चाहो रख सकते हो। और क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक और बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट 8 कर लेता है। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा। मुझे बताओ हाइपर वैलेंट के लिए किसको देखना है, सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम? ऑलवेज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड हैं? 5 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। कोई लोन पेयर भी है तो टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 8 से ज्यादा हो गया, यानी कि हाइपर वैलेंट हो गया। सेम कहानी SF6 के साथ भी करोगे। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के आपका स्टेबल हो जाएगा,
सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। टोटल आपके पास 6 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, और ऑक्टेट से ज्यादा हो गया तो हाइपरवैलेंट। IF7 बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। फ्लोरीन तो अपना स्टेबल हो गया, बट आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 14 इलेक्ट्रॉन होते ही आयोडीन बिकम गया हाइपरवैलेंट। हम्म हम्म आ रहा हूं। SO2 में डबल बॉन्ड O है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और यहां पे आ गया 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा, इसीलिए बोला था सोच समझ के जवाब देना। दिखता 10 इलेक्ट्रॉन है, होता 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज नाइदर हाइपोवैलेंट। मेरे लिखने से पहले ही तुमने पूछ लिया, नाइदर हाइपोवैलेंट नॉर हाइपरवैलेंट। अब SO3 का बताओ। SO2 देखने में आपको लगता है कि सर यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है, बट ये गलत है। SO2 ऐसे थोड़ी बनता है। SO2 मैंने लास्ट क्लास में बनाया था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वो तो नोमेनक्लेचर है कि सिंगल, अगर ट्रिपल, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और वो बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इतने इलेक्ट्रॉन होते थोड़ी हैं। SO में बनेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, 2 4 2 6 और एक लोन पेयर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो SO2 में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, दिखता वो 10 इलेक्ट्रॉन है, पर होता 8 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है SO3। उसमें भी जनरली आप ऐसे करते हो, देखो आपको लगेगा कि सर 6 बॉन्ड है 12 इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज रॉन्ग। ऐसे बनता थोड़ी है। SO3 का बॉन्ड तो ऐसे बनता है, S डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, तो देखो 2 यहां पे इलेक्ट्रॉन है, 2 4 यहां पे है, और 2 यहां पे 6 है, मतलब 2 6 2 8 है, तो टोटल SO3 में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है। देखने में आपको 12 इलेक्ट्रॉन लगता है, दैट इज रॉन्ग। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। SO4 नहीं होता है, SO4 -2 होता है, SO4 कभी बन ही नहीं सकता। SO4 के लिए 4 ऑक्सीजन आ गए तो 8 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कैसे बना पाएगा? -2 करने पे बन जाता है वो। ये वाला क्यों नहीं बनता और वो क्यों नहीं बनता? लेट मी स्टार्ट VBT, आज ये स्टार्ट होगा, वहां पे पता लगेगा। ये 2 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दिखने में ये लगता है हाइपरवैलेंट है, नहीं, नाइदर हाइपोवैलेंट नॉर हाइपरवैलेंट। ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ये लुईस का स्ट्रक्चर है, नाइदर हाइपोवैलेंट, कई बार पूछा गया ये, नाइदर हाइपोवैलेंट नॉर हाइपरवैलेंट। इसी तरह जैसे आप हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट पढ़ते हैं, वैसे एक और एक्सेप्शन होता है लुईस थ्योरी का, जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यानी कि सेंट्रल एटम के पास कोई ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन हो, 3 5 7 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए,
अभी तक जो आप देख रहे हो इवन आ रहे हैं, या तो 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, पेयर्ड आ रहा है, इवन आ रहा है। लेकिन एक और एक्सेप्शन है जहां पे उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। लिख लिया ये बोला। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे ClO2 की बात करते हैं बोर्ड पे, देखो सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है, और 2 ऑक्सीजन इधर डाल दिया, 2 ऑक्सीजन इधर डाल दिया। ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा? जी हां। ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? तो अगर सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9 और 2, 11। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 11। तो ऑड इलेक्ट्रॉन अगर दिख जाए तो दिस NO बहुत फेमस एग्जांपल है, N और O। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल? तो ऑक्सीजन के पास तो आपको दिख गया। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड बना लिया, 3 बन गए। यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन से बात करूं तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नाइट्रोजन के पास। यहां पे आ जाओ। NO2 बहुत फेमस एग्जांपल है। NO2 में ये डबल बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। NO2 में आप कहोगे सर यहां पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना? नाइट्रोजन 4 कोवलेंट नहीं बनाता, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 कोवलेंट बना सकता है, और चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। ये बन गया आपके पास NO2। तो NO2 से पूछोगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया क्या नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं ये सारे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। आप स्ट्रक्चर बनाइए, लोन पेयर निकालिए, और लोन पेयर निकालने के बाद अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है सेंट्रल एटम पे, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। इसीलिए आगे जाके नाइट्रोजन फैमिली में आप पढ़ेंगे NO2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये N2O4 बना लेता है, एक और N2 से बॉन्ड बना लेता है। हाँ, चौथा कोऑर्डिनेट होता है, चौथा कोऑर्डिनेट होता है NH4+ में। NH3 ने कोऑर्डिनेट बनाया तब तो NH4+ हुआ, तो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, और वो आपको दिखता कोवलेंट है, क्योंकि रूल क्या कहता है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बना दो, सिंगल कोवलेंट। NH4+ में कभी भी 4 कोवलेंट नहीं है। चलो, तो ये आपके पास एग्जांपल्स थे। अब आ जाते हैं आपके पास, हो गया? हो गया? लिखो ड्रॉबैक ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लिमिटेशंस हो गए 3 तरह के एग्जांपल, 3 तरह के, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब पढ़ेंगे अपन ड्रॉबैक्स कि लुईस फेल ही क्यों हुआ। ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, फिर फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे VBT। तो लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ड्रॉबैक लिखना है कि लुईस के क्या क्या कमियां थी। चलो देखो, सबसे पहली बात, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वहां पे, बेटा मुंह बंद कर लो वरना बाहर जाओ। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि सराउंडिंग एटम आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स एंगल नहीं है कि इसी में रखना है, अपवर्ड रखना है, डाउनवर्ड रखना है, कहां रखना है। तो सराउंडिंग एटम आप अपनी मर्जी से कहीं भी रख पा रहे थे लुईस स्ट्रक्चर में। यानी कि लुईस ने कोई प्रॉपर ज्योमेट्री की बात नहीं की, लुईस ने कोई शेप की बात नहीं की, है ना। यहां पे कहीं भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड एंगल। यानी कि लुईस ने ना तो बॉन्ड एंगल की बात की, ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात किया, ना बॉन्ड एनर्जी का बात किया, ना ज्योमेट्री शेप का बात किया, ना बॉन्ड पैरामीटर का बात किया। दूसरी बात, मतलब 2 हो गए यहां पे, ना तो बॉन्ड पैरामीटर की बात हुई है और ना ही आपके पास ज्योमेट्री या शेप की बात हुई है। तीसरा चीज जो उन्होंने ड्रॉबैक, जो उनकी कमी रही,
कि वो हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, तो बिना ऑक्टेट के भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, बट बिना ऑक्टेट कंप्लीट के भी तो कंपाउंड एग्जिस्ट कर ही रहे। PCl5 तो एग्जिस्ट करता ही है, PCl3 एग्जिस्ट करता ही है ना, ये हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट ये सब एग्जिस्ट तो करते हैं, तो बिना ऑक्टेट किए भी एग्जिस्ट किया जा सकता है। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए। ठीक है, इसको लिखे हुए। लुइस ने कभी भी ज्योमेट्री या शेप की बात नहीं की। लुइस ने कभी भी ज्योमेट्री या शेप की बात नहीं की। लुइस थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग, और ये पूछा जाता है कि लुइस की क्या कमियां रही। डिड नॉट से एनीथिंग ऑन ज्योमेट्री या शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी के बारे में कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी। लुइस डिड नॉट से एनीथिंग ऑन ज्योमेट्री, शेप या स्ट्रक्चर। उसके बाद लुइस डिड नॉट से एनीथिंग ऑन बॉन्ड लेंथ पे कोई बात नहीं की कि बॉन्ड बड़ा बनेगा, बॉन्ड छोटा बनेगा। बॉन्ड एंगल की कोई बात नहीं की कि 190 डिग्री है, 180 डिग्री है, क्या है। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की, मजबूत बॉन्ड बन रहा है कि वीक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं की। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी की कोई बात नहीं की उन्होंने। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी की कोई बात नहीं की। तो लुइस थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग ऑन ज्योमेट्री या शेप। लुइस थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद जो लिमिटेशंस थे उनका भी कोई जवाब नहीं था इनके पास। लुइस थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग ऑन हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, कॉमा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इस पर भी इनका कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से लुइस थ्योरी फेल हो गया। तो 3 मेजर कंडीशंस थी जो लुइस थ्योरी को फेल कर दिया। इसके अलावा और भी 2-3 है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है आपके पास फॉर्मल चार्ज। मैंने आपको पढ़ा रखा है फॉर्मल चार्ज, अगर आपको याद हो तो, है ना। फॉर्मल चार्ज आपको बता दिया है। फॉर्मल चार्ज निकालना ही है, उससे ज्यादा कुछ कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर निकालना है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर आप बनाओ और उस स्ट्रक्चर से फॉर्मल चार्ज निकालो। ठीक है, अभी अगला टॉपिक फॉर्मल चार्ज है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज निकालने हैं। बोर्ड पे देखो ध्यान से स्ट्रक्चर। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर हो, सेंट्रल एटम पकड़ लो। तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसमें से सेंट्रल हो जाएगा और बाद बाकी 2 सराउंडिंग हो जाएंगे। 3 ऑक्सीजन बना दिया। बोर्ड पे देखो, क्या लेफ्ट वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया और यहां पे 2 लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर निकालने का तरीका बता रखा है ना, 2 लोन पेयर आ जाएगा। इस ऑक्सीजन से पूछो क्या यहां पे भी 2 लोन पेयर आ जाएगा, है ना। तो O2 बन गया है। अभी तक हमें बनाना क्या है, O3। अब ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 4 कोवलेंट नहीं बनाता, ये नहीं पॉसिबल है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है और ये तीसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 + 2 8 हो चुका है। इसका भी कंप्लीट है, 6 + 2 8 हो चुका है। कंप्लीट ऑक्टेट है और एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो इसके पास 6 थे, 2 और 8 हो गए। तो देखो कुल मिला के हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास 2 तो कोवलेंट बॉन्ड बने और तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना है। क्या यही हुआ है। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करूं तो क्या डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। अब निकालो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 बॉन्ड कितने बनाए, 2 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ रहा है, 2 लोन पेयर आ रहा है ऑक्सीजन पे। यहां पे कितने आ रहे हैं, O+ का मतलब कितना हो गया, 5। बॉन्ड कितने बनाए, 3 डिवाइड बाई 2 करो, कितना लोन पेयर आ रहा है, 1 लोन पेयर आ रहा है ऑक्सीजन पे। उस O- का मतलब कितना हो गया, 7। बॉन्ड कितना बनाए, 1 डिवाइड बाई 2 कितना करोगे, 3। तो इस O- पे बेटा 3 लोन पेयर आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
ओजोन। अभी इसी को वीबीटी में ज्योमेट्री और शेप के साथ पढ़ाऊंगा, बेंट शेप बनेगा वहां पे। बट अभी स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट करना सीखना है। इसी को स्ट्रक्चर देंगे कहां पे, वीबीटी के अंदर, और इसी को शेप देंगे कहां पे, वीएसीपीआर के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां सीखते हो आप, इसी का शेप आप सीखते हो वीबीटी में, और इसी का ज्योमेट्री आप सीखते हो वीबीटी में, और शेप सीखते हो वीएसीपीआर में। तो स्ट्रक्चर बनाना आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट करना। जैसे CO3-2 सेंट्रल एटम दिख रहा होगा, कार्बन होगा, 3 ऑक्सीजन है, तो किधर भी रख दो तीनों ऑक्सीजन को। माइनस मैंने हमेशा बोला हुआ है सराउंडिंग एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम पे जाएगा। माइनस हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग पे जाएगा। O- है तो क्या सिंगल बॉन्ड स्टेबल, O- सिंगल बॉन्ड स्टेबल। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। जब आप लोन पेयर निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड डिवाइड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास लोन पेयर आ जाएगा, कार्बन पे 0 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद H3O की बनाओ। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। और देखो ऑक्सीजन 3 कोवलेंट बना रहा है, तो प्लस चार्ज मैंने क्या बोला था, कहां जाएगा, सेंट्रल एटम पे। प्लस चार्ज ऑलवेज गोज ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब आपसे कोई पूछे फॉर्मल चार्ज, तो क्या इसका देख के नहीं बोल दोगे, 0, न्यूट्रल है ना, फॉर्मल चार्ज 0। आप ऐसे भी निकाल दो, ऑक्सीजन के पास ओरिजिनली कितना होना चाहिए, 6 है, कितना इसके पास, 6, 2 2 4 और एक बॉन्ड में यहां 6, तो होना कितना चाहिए, 6 है, कितना 6, फॉर्मल चार्ज 0। इसमें निकालो होना कितना चाहिए था, 6 है, कितना 1 2 3 4 5 ही है ना, तो 6 होना चाहिए, 5 हो गया, मतलब लॉस हो गया, +1। यहां आ जाओ, 6 होना चाहिए और 7 है, काउंट कर लो, तो -1 आ गया। वैसे भी देख के आप बता सकते हो, जब स्ट्रक्चर है तो ये सब निकालने की जरूरत क्या है। स्ट्रक्चर है तो 0 फॉर्मल चार्ज, +1 फॉर्मल चार्ज, -1 फॉर्मल चार्ज। यहां पे आइए, इसका फॉर्मल चार्ज -1 दिख रहा है ना, इसका फॉर्मल चार्ज -1 दिख रहा है, इसका 0, इसका 0। जब आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो सबका चार्ज 0 0 0 +1 फॉर्मल चार्ज, सिंपल। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर में डाउट हो तो पूछ लो। कुछ स्ट्रक्चर और बनाएंगे, एक साथ नोट करना। इधर आओ, CN-, कार्बन है, CN- है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, 3, नाइट्रोजन 5 है, 3 बना के स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब कार्बन को तो 4 बनाना है, कार्बन 4 में स्टेबल होगा, तो माइनस चार्ज कहां जाएगा, कार्बन पे। जनरली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज गोज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट CN इज एक्सेप्शन के, CN अलग होता है, CN में कार्बन पे माइनस जाता है। तो जब भी आपको साइनाइड दिख जाए, अच्छा एक और चीज, नाइट्रोजन पे लोन पेयर निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, बॉन्ड कितने बनाए इसने, डिवाइड बाई 2 करोगे, कितने लोन पेयर आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। कार्बन पे लोन पेयर निकालो, C- का मतलब कितना हो गया, 5, बॉन्ड कितना बन रहा है, डिवाइड बाई 2 करोगे, क्या 1 लोन पेयर आ रहा है। ये याद करना पड़ता है कि CN में कार्बन पे माइनस आएगा और दोनों पे 1 लोन पेयर है। अब आपसे कोई पूछे CN में कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ना, माइनस आ गया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आसानी से डोनेट कर देगा। बोलो क्लियर। वैसे भी देखो, sp कार्बन sp नाइट्रोजन, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, तो डोनेट कर देगा। जैसे इधर आओ, CO में वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, इसका लोन पेयर निकालो, 6 - 2 बॉन्ड डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 लोन पेयर आ जाएगा। इस कार्बन से पूछो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाया, डिवाइड बाई 2 करोगे, क्या एक आ रहा है। अब देखो, CO में कभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। CO में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6, कैसे, 2 यहां पे, 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन का आपके पास 8 हो गया है। अब देखो, अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, तो ये लोन पेयर तो डोनेट हो ही सकता है ना इसको, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर से आ गया, तो क्या 8 हो गया कार्बन के पास। तो CO में आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड बनने से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो तीसरा बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बनता है। और ध्यान दो, कार्बन के पास 1 लोन पेयर पहले से था, रहेगा,
दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। एक्सेप्टर कौन है, माइनस, डोनर क्या है, प्लस। यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर। तो ये तीनों फॉर्म में आपको सीओ का स्ट्रक्चर दिया रहता है। सी एन माइनस एंड सीओ, ऐसा दिमाग में रहना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर से। कोई डाउट हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो वहां पे ओ सी एन माइनस, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। अरे बेटा लार्ज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज कौन होगा, कार्बन। इधर क्या नाइट्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। नेगेटिव चार्ज हमेशा कहां जाता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या ऑक्सीजन है, ओ माइनस सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना के स्टेबल। नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है एक लोन पेयर, ओ माइनस के पास कितने होंगे, तीन लोन पेयर। आगे आपके पास ओसीएन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये दोनों बेहद अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। सीएन माइनस में एक बार दोबारा देखो, कार्बन है और दूसरा नाइट्रोजन है। मुझे बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, तीन। तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन स्टेबल हुआ क्या, नहीं, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं। तो चौथा बॉन्ड के लिए कौन सेटिस्फाई करेगा, माइनस चार। इसीलिए सीएन माइनस में कार्बन पे माइनस आता है। अब देखो लोन पेयर निकालोगे तो निकल जाएगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सी माइनस का जब आप लोन पेयर निकालोगे तो सी माइनस 5, 3 बॉन्ड डिवाइड बाई 2, यहां पे भी एक लोन पेयर आएगा। तो सी ट्रिपल बॉन्ड में ये होता है। सीओ का दोबारा देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, 2। ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन स्टेबल हुआ क्या, नहीं। तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है ना, काउंट कर लो, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 और चाहिए था तो ऑक्सीजन ने 2 दे दिया। तो कार्बन के पास अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करूं, क्या डोनर पे प्लस आ रहा है, क्या एक्सेप्टर पे माइनस आ रहा है, क्या एक लोन पेयर यहां है, क्या एक लोन पेयर यहां है, तो दिस इज सीओ। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जल्दी से नोट डाउन, जल्दी लिखिए बाकी लोग। हाँ बैक स्लाइड, हाँ समझा नहीं, फिर से बताओ। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाता है, हाँ वो यही परमानेंट बॉन्ड कर लेता है। हीमोग्लोबिन से बॉन्ड तोड़ के इस परमानेंट बॉन्ड कर लेता है। वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा आपको मैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मल चार्ट दिख जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। आपके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस होंगे। लास्ट वीक भी बताया था नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी, तो आप देख लीजिएगा, आज ही आ जाएगा आपके पास। शेड्यूल में कुछ चेंजेस कराए, राइट। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेगी। अब जो दूसरे बैच से आए हैं उनको दिक्कत होगी। बता रहा हूं भाई, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने ये रखा है कि अगले 10 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देंगे, चलेगा सबको, अगले 10 डेज में बस, ठीक है। एक चैप्टर आपका बड़ा, अब नहीं तो यार चलता रहेगा चलता रहेगा, पता नहीं कितने महीने निकल जाएंगे। इससे बढ़िया अगले नेक्स्ट 10 डेज में एक चैप्टर फिनिश, बढ़िया सा रखो, ठीक है। उसके अगले 10 दिन में कोऑर्डिनेशन फिनिश। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूं कि आपको इस मंथ खत्म होते होते इनऑर्गेनिक खत्म कर लीजिए ना। क्लास ऐसा नहीं उड़ा रहे हैं, 2-2 क्लास की जगह मैं 6 क्लास ले रहा हूं, मंडे से सैटरडे तक क्लास ले रहा हूं, तो आपका फिनिश हो जाएगा आपको जल्दी, राइट। मंडे सैटरडे मैं ही लूंगा पहले क्लास, मतलब सैटरडे मतलब फ्राइडे तक, ऐसा। अरे जल्दी खत्म हो जाएगा भाई तुम्हारा, अच्छी चीज है ना, वरना नहीं। हाँ डाउट, हाँ पहले डाउट बता दो। O3 वाला, O3 वाले में देखो, बोर्ड पे देखो O3 वाला, जिसको इसको नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो। O3 में 3 ऑक्सीजन है क्या,
इसी में से एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी दो ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम की तरह काम कर जाएंगे। सबसे पहले सराउंडिंग एटम देखते हैं। सराउंडिंग एटम दो बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। ये वाला सराउंडिंग एटम अगर दो बॉन्ड आपने बनाया तो ऑक्सीजन के चार बॉन्ड संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन मैक्सिमम तीन बॉन्ड बनाएगा, चार तो बनाता ही नहीं। अच्छा, तो देखो यहां पे इसका लोन पेयर निकालोगे दो आओगे, इसका लोन पेयर निकालोगे दो आएगा। ठीक है, देखो छह थे, दो मिलके आठ हो गया, इसका भी छह था, दो मिलके आठ हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। बट इसके बाद छह था, छह ही है, तो क्या करेगा, सामने वाले से लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। वही बना यहां पे, सामने वाले से लोन पेयर लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तीनों के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कोवलेंट बॉन्ड में चेंज किया है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। CN माइनस, तीन और स्ट्रक्चर है, उसको बनाइए और उसके बाद VBT स्टार्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, लास्ट वाला देखो। लास्ट वाले में सबसे पहले देखो सेंटर एटम कौन होगा, तो जो लार्ज इन साइज है, सबसे बड़ा साइज इसमें कार्बन का ही है, तो कार्बन आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। माइनस चार्ज हमेशा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाता है, यहां आ गया, तो नाइट्रोजन देखो तीन बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन माइनस क्या सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, कार्बन के चार बॉन्ड बन गए, ये भी स्टेबल हो गया। जब आप लोन पेयर निकालोगे तो तीन आएगा, यहां लोन पेयर निकालो, कार्बन पे जीरो। इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, वो नॉर्मल है। यस, ओनली वन स्ट्रक्चर जहां पे माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नहीं आता है, वो CN है। इसी को एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सियानोहाइड्रीन बनाते हैं, वहां पे कार्बन डोनेट कर रहा होता है। भाई सियानोहाइड्रीन होता है, साइनो नहीं होता है। अंग्रेजों से बदला ना लिया करो। चलो, तीन स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। हो गया ये तीनों? क्या हो गया भाई तुमको? कोई याद कर रहा है तुमको? पैसा लिया हुआ है किसी का, इसलिए याद कर रहे हैं। चलो, अब देखो ये तीन आपके पास है, पहले तीनों ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बनाता हूं लास्ट थ्री स्ट्रक्चर्स। केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ध्यान रखिएगा, जिसमें लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछता है। एक क्वेश्चन तो आएगा, वो फ्री के नंबर है आपके, तो आपको 17 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, एक क्वेश्चन तो आपको बोनस हो रहा है। BH4 माइनस, सेंट्रल एटम बताओ। बोरोन है, 4 हाइड्रोजन है,
चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज क्या बोरोन के पास आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज बोरोन का -1 है, बाकी सबका 0 है। H2SO4 की बात करते हैं तो सल्फर क्या सेंट्रल एटम है? 4 ऑक्सीजन डाल देंगे चारों तरफ। हाइड्रोजन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना, एक पहले से बना हुआ है, देखो SO4 बन गया, H2SO4। ऑक्सीजन जब लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है, निकाल लीजिए लोन पेयर। सल्फर के पास निकालेंगे 0 आ जाएगा। इसी को आगे जाके हम लोग शेप या स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। N3- 3 नाइट्रोजन है, एक तो सेंट्रल एटम डाल दो, बाकी के 2 क्या डाल दो? सराउंडिंग एटम। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होगा? 3। तो ये तो अपना स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर। और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये माइनस कहां डालूं? अगर मैं माइनस इस नाइट्रोजन पे डाल देता हूं तो क्या नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? अब इसको 2 की ही कमी है, तो दूसरी जो 2 की कमी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा कर देगा। तो नाइट्रोजन 3 कोवलेंट और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। तो N3- में आपके पास N2 बनता है, और एक लोन पेयर जो है दूसरे नाइट्रोजन को डोनेट हो जाता है। ध्यान देना कि यहां पे आपके पास जो है N पे माइनस आएगा साइड इलेक्ट्रॉन पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करोगे तो डोनर पे प्लस आ जाता है और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाता है। माइनस पहले से है, माइनस और चला गया, कोई बात नहीं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद वीबीटी होता क्या है वैसे, किसी को आइडिया है? व्हाट इज वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? तुम लोग बताओ क्या पढ़ के आए हो? तुम लोग बताओ क्या पढ़े हो? हाइब्रिडेशन के बारे में आइडिया देता है, और ज्योमेट्री और शेप बताता है, और हाँ वही सही है। ये ज्योमेट्री और शेप का आइडिया देता है, हाइब्रिडेशन का आइडिया देता है, ये बकवास बातें हैं। वीबीटी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वीबीटी एंड हाइब्रिडेशन वर बोथ 2 डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। वीबीटी ने कभी भी हाइब्रिडेशन की बात नहीं की, वीबीटी ने कभी ज्योमेट्री और शेप की बात नहीं की थी। वीबीटी ने कुछ नहीं दिया था, वीबीटी का वो एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। नए नए साइंटिस्ट आए और उसके बारे में ज्योमेट्री और शेप दे गए, नए नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में, एंगल के बारे में बात कर लिया। वीबीटी ने क्या किया था? सिंपल सा बॉन्ड बनाने का तरीका बनाया था। ध्यान से सुनिएगा। केमिकल बॉन्डिंग जब हमने स्टार्ट किया था तब आपको बताया था 2 तरह के बॉन्ड है बेटा, बोर्ड पे केमिकल बॉन्डिंग में 2 तरह के बॉन्ड पढ़ाया था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड, ये पढ़ाया था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक सिलेबस में नहीं है, तो आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट पढ़ना है। और वीक बॉन्ड में आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल बॉन्ड, वो बात की बात है। हमने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को पढ़ा और वहां पे हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसी जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल जाके पकड़ लेगा, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कोवलेंट बॉन्ड में। तो कोवलेंट बॉन्ड में 4 अलग अलग थ्योरी दी है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहली थ्योरी लुइस ने दी। लुइस ने ये बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा आपस में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये थ्योरी आप देख रहे हो फेल भी हो गया, ठीक है। हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन में फेल हो गया। तो जब ये थ्योरी फेल हुई कि नहीं हर जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर बॉन्ड नहीं बनेगा, ये थ्योरी फेल हो गई, तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, और इसको 4 साइंटिस्ट ने बनाया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको 4 साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, लिखने के लिए बता सकता है, हिटलर नाम का एक साइंटिस्ट था। हिटलर वो नहीं, ठीक है ना।
तो साइंटिस्ट हिटलर वही नहीं है जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। हिटलर है, लंदन है, लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है, पॉलिंग है, स्लेटर है, ठीक है। तो 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया है। चारों साइंटिस्ट ने कैसे बॉन्ड बनता है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये पहली बार एक्सप्लेन किया था। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड इसका उठा लो, चाहे लुईस के बॉन्ड हो, चाहे कैसा भी कोवलेंट बॉन्ड उठा लो, पहली बार एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंटली 4 साइंटिस्ट। कोई पूछ ले तो स्टाइल मारने के लिए ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में है, आता नहीं है। साइंटिस्ट का नाम बायो में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आएगा। ईयर वगैरह बायो में आता है, यहां नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, जो वीबीटी है उन्होंने क्या बोला, बड़ी काम की बात बोली और बहुत लॉजिकल बात बोली। ध्यान से देखना बोर्ड पे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि H2 का बॉन्ड ले लेता हूं। ये कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों नॉन मेटल का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। बोर्ड पे देख लो भाई, H2 क्या ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या इसमें हमें फील हो रहा है कि लेफ्ट और राइट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा। और अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्ड बनेगा, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे हो रहा होगा, एक्चुअल में कैसा हो रहा होगा। तो देखो, जब हमने रिसर्च किया, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमें इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा क्या हो रहा है एक्चुअल में, H2 के मॉलिक्यूल को रख के उसको जूम करके देखा गया कि हुआ क्या, कैसे बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या हाइड्रोजन का 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाले हाइड्रोजन का भी 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। और S आपको पता है स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है, P डबल होता है, D डबल डबल होता है, आगे पढ़ेंगे। ये वाला भी S है, यानी कि ये भी आपके पास स्फेरिकल होगा। इस स्फेरिकल शेप के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और सामने वाले के पास भी स्फेरिकल शेप है, इसमें भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। पर ध्यान दीजिएगा, वो अपोजिट स्पिन का है। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना रहे थे, नहीं, वो दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना रहे थे जिसके पास अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो वीबीटी ने देखा, बहुत सारे मॉलिक्यूल पे देखा, H2 पे, आगे अभी पढ़ाऊंगा Cl2, HCl, HF, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड लिया, उसमें उन्होंने देखा कि जो 2 एटम थे, ये दोनों का ऑर्बिटल मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, कुछ और नहीं मिल रहा था, इस दोनों का ऑर्बिटल। तो क्या हुआ, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन थोड़ा पास जाएगा, और बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि 2 एटम पास आते हैं, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पास आएगा। दोनों के ऑर्बिटल पास आए पहले, ठीक है ना, दोनों का ऑर्बिटल पास आया। अब जब ऑर्बिटल पास आया और देखा ये दोनों अपोजिट स्पिन है, और अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके ये दोनों ओवरलैप कर गए, और ओवरलैप करने से बॉन्ड बना था। ये बॉन्ड क्यों बना था, हम क्यों बोल रहे हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां से पता चला कि उस ऑर्बिटल में ओवरलैप हुआ और उस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ गए। एक बार वापस देखो ध्यान से, आपके यहां, आपके घर मोहल्ले में कोई शादी वादी हुई है आसपास में, बहुत हुई है ना, ठीक है। तो क्या है, ध्यान से देखना, अरे वो अफवाह है, इधर देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, अरे पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। तो कैसे होता है शादी, देखना, अब रिलेट हो जाएगा दिमाग में। शादी क्या होता है जनरल में, जो आप लोग करोगे वो अलग है। नॉर्मल शादियां कैसे होती है कि लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले ऐसे आपस में पहले मिलते हैं कि आपकी लड़की डॉक्टर है, हमारा लड़का भी कंपाउंडर है, अच्छा चला लेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि हमारा लड़का डॉक्टर है और लड़की हमारी अच्छा नर्सिंग कॉलेज से पढ़ी है, तो अच्छा नर्स बन जाएंगे, तो दोनों अच्छा चला लेंगे। ऐसे ही होता है, घर वाले मिलते हैं और घर वाले के बाद अगर परमिशन है तो आप सब लोग मिलेंगे, और इस तरह से शादियां होंगी। ये तभी होंगी जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएं एज ए डॉक्टर। अब इधर आइए ध्यान से, इधर आइए ध्यान से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, पहले कौन मिला, घर वाले। पहले कौन मिला है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक बार मिल लेंगे, उसके बाद तो ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही मिल लेंगे।
तो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। अच्छा एक और, ये हमेशा अपोजिट स्पिन होना चाहिए। भाई बस 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 आ जाओ, इतना कंट्रोल नहीं खोना है बेटा शादी के नाम पे, समझ रहे हो? इधर आओ। अब देखो क्या हुआ, हमेशा अगर अपोजिट स्पिन नहीं होता तो क्या होता? रिपल्सन। भाई ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रिपल्सन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि दोनों अपोजिट स्पिन है, एक डॉक्टर है दूसरा नर्स है, या अगर दूसरा डॉक्टर है दूसरा कंपाउंडर है, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट। हर जगह नहीं होता वो, यहां भी जरूर होगा, वो अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए जेई मेंस में पूछा गया है कि क्या एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन का ये है, क्या ओवरलैप होगा या नहीं होगा? इनमें ओवरलैप होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। भाई ऑर्बिटल को आप कैसे रोक सकते हो? ओवरलैप तो करेगा ये दोनों ऑर्बिटल आपस में, हाँ इतना रिपल्सन होगा कि वापस ये दूर चले जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। मिलने में कोई गुनाह थोड़ी है, मिल तो सकते ही हैं, लेकिन चलो भाई तुमको ना एग्जाम्पल देना भी ना उल्टा पड़ जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं, अभी थ्योरी नहीं लिखाएंगे, पहले पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए फिर थ्योरी। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1 में पड़ा है? और बोर्ड पे देखना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पड़ा है और क्लोरीन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन का तो 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का क्या वो 3p ऑर्बिटल है, और हमने पढ़ा हुआ है p ऑर्बिटल क्या होता है? डंबल। तो क्या ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? और बॉन्ड तभी बनेगा जब अपोजिट स्पिन का होगा। तो HCl बॉन्ड बनता है, लेकिन क्या सारे H और सारे Cl बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, सारे H और सारे Cl नहीं बनाएंगे, अपोजिट स्पिन वाले HCl बॉन्ड बनाएंगे। हो सकता है ऐसा हो हाइड्रोजन ही अपोजिट स्पिन हो और क्लोरीन का अपना सीधा स्पिन हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी कैसा भी स्पिन का हो सकता है, लेकिन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। तो वीबीटी ने क्या बोला कि बहुत नॉर्मल चीज है बॉन्ड बनाना, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा लेकिन हाफ फिल्ड होना चाहिए, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन ओवरलैप्स टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड। वीबीटी का सिंपल कहानी है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो चाहे वो पाई बॉन्ड, अभी हम O2 N2 का भी देखेंगे, चाहे कैसा भी कोवलेंट बॉन्ड बने, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन ओवरलैप्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वीबीटी। वीबीटी ने ना हाइब्रिडाइजेशन दिया था, वीबीटी ने ना बॉन्ड एंगल दिया था, ना ज्योमेट्री दिया, ना शेप दिया, वीबीटी ने कुछ नहीं बोला। वीबीटी ने बस एक स्टेटमेंट बोला कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, हां ऑर्बिटल हाफ फिल होना चाहिए और अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस। दैट इज वीबीटी। ये दोनों एग्जांपल अभी करेंगे, लेकिन इन एग्जांपल से पहले वीबीटी का आपको थ्योरी लिखना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, हैविंग अपोजिट स्पिन, having opposite spin overlaps together to form covalent bond। वीबीटी ने बोला कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बट ओवरलैप से बनेगा। वीबीटी ने जब इनिशियल में दिया था
दो साइंटिस्ट ने दिया था, हिटलर और लंदन ने। तब उन्होंने पार्टिकल नेचर की बात की थी, लेकिन जब वीबीटी को बाद में एक्सटेंड किया पॉलिंग और स्लेटर ने, तब इसकी वेव नेचर को कंसीडर कर लिया गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वेव नेचर आ गया था इलेक्ट्रॉन का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि कौन से उसका होगा, तो ये अभी तक पार्टिकल नेचर ही डिसाइड कर रहा है, देख, वेव नेचर नहीं। जब ओवरलैपिंग आ जाएगा तो फिर इस स्टेटमेंट को वापस लिखेंगे। ओवरलैपिंग में क्योंकि आप देखोगे साइन वेव बन रहा है, कॉस वेव बन रहा है, अभी अब दिखाऊंगा दोनों वेव बना के, बोथ आएगा, क्योंकि वीबीटी ने ही ओवरलैपिंग दिया। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, हैविंग अपोजिट स्पिन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे दो एग्जाम्पल ले लीजिए H2 का। H2 में आपके पास हाइड्रोजन 1s1 में इलेक्ट्रॉन रखता है, s ऑर्बिटल में देखो हाफ फील्ड आ गया। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये भी 1s1 में आया, और आपके पास आ गया अपोजिट स्पिन। तो ये दोनों ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा H2। इसी को आगे जाके एमओटी ने बोला कि वीबीटी भी गलत है। अभी हमको वीबीटी पढ़ के अच्छा लग रहा है कि हाँ लॉजिकल बोला है, सही बोल रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो कंबाइन होगा। आगे एमओटी बताएगा कि वीबीटी गलत बोल रहा है, और एक्चुअल में गलत है। एटॉमिक ऑर्बिटल नाम का ओवरलैप होता ही नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल आप कहां से निकाल पाओगे? स्फेरिकल डंबल से थोड़ी हवा में मिलेगा आपको, तो ये होता ही नहीं। उसने तो एक मनगढ़ंत कहानी बना दी, लेकिन ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो आपके सामने HCl बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों मेटल है, तो हाइड्रोजन का तो आपके पास 1s1 ही बनेगा, हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, और Cl में हमें 3s2 3p5 होता है, तो इसलिए 3p का इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद इस तरह से ओवरलैप हुआ और बॉन्ड बन गया। वीबीटी ने एक इंपॉर्टेंट सी बात जरूर बोली थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, वीबीटी ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद, क्या बाद में तो यही बन रहा है? बाद में तो यही बन रहा है। ओवरलैप करने के बाद एक ऐसा लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है। लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड है। लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी ज्यादा होती है। समझिएगा इस बात को। इसने कहा कि ओवरलैप होने के बाद बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बन रहा है वहां पे एक ऐसा लोकलाइज्ड जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है। कौन सा लोकलाइज्ड जगह है? जहां पे वो इंटरसेक्शन हुआ है, जहां पे वो मिला है। क्या हर जगह क्या यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं। इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं। तो उन्होंने बोला वीबीटी ने कि आफ्टर द ओवरलैप अ न्यू लोकलाइज्ड प्लेस इज फॉर्म्ड, या न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ये इसको एक नया लोकलाइज्ड ऑर्बिटल का नाम दे दिया उन्होंने। बोला कि ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जहां पे ओवरलैप हुआ है इसको बोल दिया उन्होंने न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। जहां पे ओवरलैप हुआ है इसको बोल दिया इन्होंने न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। तो आफ्टर ओवरलैप अ न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, और उस लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वीबीटी ने कहा आफ्टर ओवरलैप अ न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्योंकि यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का होगी मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन यहां ढूंढोगे, यहां ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को, नोट। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, और ये सारे स्टेटमेंट पे ट्रू फॉल्स आता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अ न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, a new localized orbital is formed where probability of finding electron is maximum.
हाँ हाँ, क्लोरीन हाफ फिल्ड है, देखो ना, 3p5 है ना, क्लोरीन हाफ फिल्ड है। कैसे हाफ फिल्ड है? तो 3s2 बना लो, ये तो फुल्ली फिल्ड हो गया, लेकिन हाफ फिल्ड हो जाएगा ना 3p5, ये वाला, ये हाफ फिल्ड हो गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड होगा, और हाफ फिल्ड है तो ओवरलैप करेगा। क्या? हाँ, समझा नहीं। हाँ, पी ऑर्बिटल, नहीं नहीं, देखो ध्यान से, पी में 3 ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड शेल है, पूरा पी की बात कर रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं पी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड सब शेल है। आप जो बात करो कंप्लीट शेल की बात करो, पूरे पी की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सब शेल, ठीक है। हो गया। अब एक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, फाइंड ओवरलैप इन फॉलोइंग बॉन्ड। ओवरलैप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं एचएफ में कौन सा ओवरलैप है, मैं पूछता हूं एस मैं पूछता हूं आपसे कि SnCl2 में कौन सा ओवरलैप है, मैं पूछता हूं आपसे PbCl4 में कौन सा ओवरलैप है ना, SiCl4 में कौन सा ओवरलैप है। बॉन्ड तो बना है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ होगा, कौन सा ओवरलैप है वो पता करते हैं अभी। जैसे HI में कौन सा ओवरलैप है, H2O में कौन सा ओवरलैप है, NCl3 में कौन सा ओवरलैप है, NH3 में कौन सा ओवरलैप है, H2S में कौन सा ओवरलैप है, SeCl2 में कौन सा ओवरलैप है। कौन सा ओवरलैप है इन सारे बॉन्ड्स में। चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक करके देखते हैं, बोर्ड पे देखना, मैं सबके आंसर यहां लिख रहा हूं। एचएफ में कौन सा ओवरलैप है पता करते हैं। सबसे पहला एचएफ, हाइड्रोजन कौन सा 1s होगा हाइड्रोजन का, ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 1s में होगा। 2p का वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां है, 2p का फ्लोरीन का जब आप लिखोगे तो क्या 1s2 2s2 2p5 लिखोगे, तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास यहां पे 2p में है, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 2p वाला। 1s2 थोड़ी, हाँ 1s2p ओवरलैप होगा, 1s2p ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे, 1s हाइड्रोजन का और 2p, तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे हम लोग 1s2p ओवरलैप हुआ। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा, लेकिन कौन से ओवरलैप से, तो एक का 1s और दूसरे का 2p। जैसे वहां पे मैं SnCl2 की बात करता हूं, SnCl और दूसरा SnCl, या फिर इसको ऐसे और लीनियर बना लो, SnCl2 में कौन कौन सा ओवरलैप होगा। तो देखो क्लोरीन सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, तो थर्ड पीरियड का है, पी ब्लॉक का, यानी कि 3p5 हो रहा होगा। थर्ड ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो 3p से हो रहा होगा। चलो एसएन का बताओ, क्या कार्बन है सेकेंड पीरियड, सिलिकॉन है थर्ड पीरियड, जर्मेनियम है थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तीन कौन सा होता है, फिफ्थ पीरियड, तो इसके कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, फिफ्थ पीरियड वाला, 5 और पी में, फिफ्थ पीरियड का है, पी ब्लॉक का है 5p, तो दोनों जो है 3p5p 3p5p बॉन्ड बने, ठीक है। और देखो ध्यान से सी ऑप्शन में PbCl4 की बात करते हैं, पीबी क्या, कौन सा है, 3p6, Cl का कौन सा होगा ये बता दो,
क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, और क्लोरीन अगर थर्ड पीरियड का है, इसका 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। लेड में बताओ। तो देखो लेड की बात करते हैं। लेड कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड है, पी ब्लॉक का है, तो 6p, यहां से 6p लेड का और 3p किसका? क्लोरीन का। तो कौन से ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा? 6p 3p ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा। और आगे बढ़े, डी में SiCl4। Si और Cl में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? क्लोरीन कौन से ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा? थर्ड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है। सिलिकॉन क्या बनाएगा? क्या ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी पी ब्लॉक का है? तो थर्ड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है, तो 3p, इसका 3p, इसका 3p बॉन्ड बनाएगा। समझ आया? जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं HI में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? HI में हाइड्रोजन का तो 1s होगा। आयोडीन कहां होता है? कौन से पीरियड में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड है, पी ब्लॉक है, क्या लिख दूं? 5p, तो 1s 5p का बॉन्ड है HI में। H2O की बात कर रहे हैं, H2O में OH बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो 1s होगा। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है, 2p। NCl3 में नाइट्रोजन क्लोरीन का कौन सा ओवरलैप है? तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड टू ब्लॉक, पी ब्लॉक है, और ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक है, तो ये हो गया आपके पास H। NCl3 हो गया, हाँ। उसके बाद NH3 में हाइड्रोजन का तो 1s होगा, और सेकेंड पीरियड और पी ब्लॉक का है, 2p 1s ओवरलैप है। आई H2S में H और S का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो 1s होगा, सल्फर कौन सा होगा? थर्ड पीरियड का है, और सेकेंड नहीं, थर्ड पीरियड। FGHIJ कौन सा है? Se और Cl का बॉन्ड है। क्लोरीन का तो 3p रट गया। सेलेनियम बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो क्या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है? तो क्या आपके पास फोर्थ पीरियड और पी ब्लॉक का है? तो क्या हो जाएगा? 4p 3p बॉन्ड बन रहा है यहां पे। OCN का बनाता हूं, कार्बन है, एक तरफ O माइनस है और एक तरफ N है। तो कार्बन क्या 2p से बॉन्ड बनाता है अपना, नाइट्रोजन अपना 3p से बॉन्ड बनाता है, और ये ऑक्सीजन भी 2p से बनाता है, तो इसमें 2p 2p और 2p 3p का बॉन्ड है। नाइट्रोजन 2p बनाएगा, नाइट्रोजन 2p होगा, सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक 2p। CN में बता दो अब अपने आप ही, कार्बन भी 2p, नाइट्रोजन भी 2p, तो ये ओवरलैप है। तो VBT ने सिंपल बोला ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा, वो भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। ये था VBT का स्टेटमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, यही एक स्टेटमेंट है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, अपोजिट स्पिन, ओवरलैप्स टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां पे बार बार बात आ रही है ओवरलैप होने की, बार बार बात हो रहा है ना कि 2ps 1s, 3p 1s, 2p 2p, 2p 3p, ऐसा ओवरलैप होगा। तो अब हमें पढ़ना है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ेंगे दोबारा भी। ओवरलैपिंग दो तरीके के होते हैं, एक्सियल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। चलिए हो गया ये वाला, लिखो एक्सियल ओवरलैप, सॉरी लिखो ओवरलैप। अब आपने पढ़ लिया कि ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, लेकिन ओवरलैप भी कई तरीके के हैं। ओवरलैप भी कई तरीके के हैं। पहला ओवरलैप है आपके पास एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप जिसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप या फिर हेड ऑन क्या होता है? सामने सामने, हेड ऑन ओवरलैप, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा सिग्मा ओवरलैप। सिग्मा का यह सिंबल है, सिग्मा ओवरलैप। दूसरे तरह का जो ओवरलैप है वो है आपके सामने पैरेलल ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप, और आपके सामने आ जाएगा पाई ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप
हेड ऑन ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, पाई ओवरलैप। अच्छा, ओवरलैप हो रहा है तो ओवरलैप में इन्वॉल्व कौन है? कौन ओवरलैप कर रहा है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या ओवरलैप हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास पार्टिकल की फॉर्म में रहता है या अंदर कोई वेव बना के रहता है? कैसा रहता होगा? एक ऑर्बिट, दोनों रहते हैं। हाँ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर बना के, बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसे ही होता है वो, पढ़ा है ना? है ना? चलो ठीक है, जितना आता था उतना सारा लगा दिया यहां पे मैंने। आ जाओ। तो क्या होता है, वेव नेचर बना के रहता है इलेक्ट्रॉन। कभी भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ये तो सिंबल है, ये डॉट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो सिंबल है। इलेक्ट्रॉन हमेशा वेव बना के रहता है। तो जब हम ओवरलैप में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये वेव नेचर। ओवरलैप से पहले पहले वीबीटी ने क्या बोल रखा था, पार्टिकल की तरह, बट ओवरलैप के अंदर कैसे ओवरलैप करेगा, वेव। अब ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल है और दूसरा मेरे पास s ऑर्बिटल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपना वेव बना के होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे वेव बना के होगा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अब कहने को कह दे तो एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल में भी कितना मोल होता है, 10 की पावर 23 होता है ना। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट उसमें से एक ओवरलैप करेगा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऐसे क्लाउड टाइप का बना रहता है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइप का बना होता है, एक जगह इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। ये क्लाउड क्यों बनता है, ध्यान से देखना, क्लाउड क्यों बनता है। ये इलेक्ट्रॉन कभी यहां है, थोड़ी देर बाद यहां है, थोड़ी देर फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टैटिक थोड़ी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो ऐसा लगता है क्लाउड की तरह है। दूसरा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो घूमता रहेगा, यहां पे अपना क्लाउड बना के रहता है। तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक डेंसिटी बना के रहता है, क्लाउड टाइप का दिखता रहता है, धुआं टाइप का दिखता रहेगा आपको पूरे उसके अंदर। तो जो ओवरलैप हो रहा है उसमें कौन ओवरलैप होता है, तो यही जो क्लाउड है ना, यही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, वो ओवरलैप होता है। तो सारी डेंसिटी कहां आ जाती है, पास में, यहां। पहले सारा इलेक्ट्रॉन इधर पूरे में है, इलेक्ट्रॉन पूरे में है, ओवरलैप होने के बाद वो सारा सारा क्लाउड कहां, एक जगह जमा हो जाता है, सारा क्लाउड यहां जमा हो जाता है। तो इसको कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप क्या है, ओवरलैप क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसका ऑर्बिटल, दूसरे का ऑर्बिटल, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ जमा हो जाता है, यही होता है ओवरलैपिंग। जैसे मैंने आपको बोल दिया हाइड्रोजन का 1s, मैंने बोल दिया दूसरे हाइड्रोजन का अपोजिट स्पिन वाला 1s, और ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, यही वीबीटी पढ़ाया मैंने आपको। बट ये ऐसे पार्टिकल टाइप होता नहीं है। होता कैसे है प्रैक्टिकल में, वो समझो। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह थोड़ी होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लाउड बना के पूरे में घूमता रहता है। जैसे बेंजीन रिंग में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन एक जगह थोड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है। सिमिलरली यहां भी डीलोकलाइज है, घूम रहा है पूरा। क्या होता है, जब ओवरलैप होता है तो घूमना छोड़ के एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। पूरे सेल में ना घूम के, पूरे ऑर्बिटल में ना घूम के, ये सारा कंसंट्रेट होकर एक जगह आ जाता है। और जब कंसंट्रेट होकर एक जगह आ जाएगा, इसी को तो लिखा था कि इलेक्ट्रॉन अब कहां मिलेगा, न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में। ओवरलैप होने के बाद न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो खैर, ये ओवरलैप से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं प्रैक्टिकल कैसे होता है वो समझा रहा था। अब समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में जाके जुड़ते नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप होता है। कैसे, देखो, मान लो मेरे पास एक एक्स एक्सिस दिया गया है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे एक ऑर्बिटल ऐसे हमने रख लिया, एस ऑर्बिटल हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। ये मैंने एक्स एक्सिस पे एस ऑर्बिटल रख दिया। मैंने क्या किया, दूसरा एक एक्सिस लिया और इसमें मैंने वापस एक ऑर्बिटल भर दिया, ठीक है। दोनों एस ऑर्बिटल ही है, 1s 1s, मान लो अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में 1s 1s हो रहा है। अगर ये दोनों ओवरलैप करें, अगर एक्सिस पर ही ओवरलैप करें, अगर ये दोनों ओवरलैप करें लेकिन एक्सिस पर ही ओवरलैप करें, तो क्या हो जाएगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा और जो फॉर्मेशन करेगा, यहां से
सिग्मा ओवरलैप बोला जाएगा, या फिर क्या बोला जाएगा इसको, एक्सियल ओवरलैप। सिग्मा ओवरलैप बोल दो या एक्सियल ओवरलैप बोल दो, या इसी को क्या बोल देंगे, हेड ऑन ओवरलैप। बेसिकली हुआ क्या, दो लोब्स थे, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, दोनों लोब्स सामने सामने एक्सिस पर मिल रहे हैं। तो अगर सामने सामने मिल रहे हैं, एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं, एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं, ऑन दी एक्सिस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी एक्सिस जाके आपस में मर्ज हो रही है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, एक्सियल ओवरलैप। तो जब जब सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एक्सियल ओवरलैप से बनता है। दो तरह से ओवरलैप होगा, एक तो एक्सिस पर होगा, एक एक्सिस के बिना, मतलब एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा। तो एक ओवरलैप होता है जहां पे एक्सिस पर ही सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल लेता है, इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। अगर मान लो, अभी एग्जांपल बहुत सारे आने हैं, अगर मान लो यहां पे मैं बोलता हूं पी ऑर्बिटल डंबल होता है, अभी लिखवा रहा हूं, पी ऑर्बिटल दूसरा वाला डंबल होता है, इसके लिए क्या मैं एक्सिस यहां लिख दूं, इसके लिए मैं एक्सिस यहां रख दूं, इसका एक्सिस में बोल दिया एक्स एक्सिस, और सिमिलरली इसका एक्सिस में बोल दिया एक्स एक्सिस। ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर नहीं मिल रहा है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे मिल रहा है। देखना, ये दोनों ओवरलैप हुए हैं, बट एक एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के नीचे। ओवरलैप हुए जरूर हैं, बट कहां, एक एक्सिस के ऊपर हुआ है और एक ओवरलैप कहां हुआ है, एक्सिस के नीचे हुआ है। तो अगर एक्सिस पर नहीं हो रहा है, एक्सिस के ऊपर और नीचे हो रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैप या साइडवेज या पाई ओवरलैप। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों एक्सिस पर मिल रहे हैं, एक्सियल ओवरलैप। अगर एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहे हैं तो इट इज नोन एज पाई बॉन्ड या साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। तो अब ध्यान से देखना, क्या ओवरलैप आपको कैसे फील हो रहा है, कहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा या वहां ज्यादा होगा। एक्सियल में है, एकदम सामने सामने है, एक बॉल उधर से बहुत स्पीड से आ रही है, एक बॉल इधर से बहुत स्पीड से आ रही है, और दोनों सामने सामने टकरा रहे हैं। ठीक है, कोलिजन सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, सबसे ज्यादा ओवरलैप यहीं पे होगा। अब दूसरा देखो, एक, दोनों सामने सामने आ रहे हैं बट टकरा रहे हैं ऊपर और टकरा रहे हैं नीचे, तो उतना अच्छा से कोलिजन नहीं हुआ। सामने सामने होता तो अच्छा से कोलिजन होता, बट यहां पे कोलिजन कहां हुआ, ऊपर एक्सिस के ऊपर, और यहां कोलिजन कहां हुआ, एक्सिस के नीचे। तो ये अप्रोच कर रहा है एक्सिस पर, कोलिजन कर रहा है एक्सिस के ऊपर नीचे, तो वीक कोलिजन हुआ, वीक ओवरलैप हुआ। ये अप्रोच भी एक्सिस पर ही कर रहा है, कोलिजन भी एक्सिस पर ही हो रहा है, ज्यादा अच्छा से टकराएगा। ये अप्रोच कर रहा है एक देखो, एक लोब है डंबल, दूसरा डंबल अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देखो ना, एक्स एक्सिस पर ही तो पास आ रहा है, लेकिन टकरा कहां रहा है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है ही नहीं। अब देखो, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है, सारा नीचे है, एक्सिस पर है ही नहीं इस पे। तो इस पे जो अप्रोच हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल ओवरलैप, या फिर क्या लिखते हैं, साइडवेज ओवरलैप, या इसको हम लोग बोलते हैं पाई ओवरलैप। अब ये मैंने अभी इंट्रो दिया, अभी इसमें पूरा डिटेल बाकी है, इंट्रो दिया, और इसको थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओवरलैपिंग वाला टॉपिक थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है। हो गया, पहले अभी आपको इसके बाद ऑर्बिटल भी लिखवाता हूं, ऑर्बिटल कैसे होते हैं। पहले लिख लो ओवरलैप, अभी हम लोग ओवरलैप करके देखेंगे
मॉलिक्यूल्स के अंदर, H2 मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, ये सब करके अभी फील करेंगे, देखेंगे उसको। अभी ओवरलैप के अंदर अभी हम लोग ये भी देखेंगे नोड का क्या होता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, कहां पे नहीं मिलेगी, जिसको आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सियल नोड और रेडियल नोड बोलते हो। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है? अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा 11th में, 12वीं कैसे पास हो गए, अनपढ़ की तरह बात करते हो। 11th का टॉपिक है तो 11वीं तो दिए हुए हैं, 11वीं नहीं दिए हो, 11वीं नहीं दिए हो, सीधा 12th। तुम लोगों का वैसे ही चलता होगा डमी स्कूल टाइप, है ना, कि पढ़ते हो नहीं सीधा एग्जाम देते हो, और प्रैक्टिकल में 1500 रुपए जमा करने होते हैं, तब पता है। हमारे समय भी चलता तो हम भी दिए थे। मेरे से प्रैक्टिकल में वो वाइवा होता है ना, सीबीएसई में बाहर से आते हैं वाइवा लेने, आपके आपने दिया होगा तो सीबीएसई भेजती है, सीबीएसई बोर्ड भेजता वहां पे। तो मेरे से पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा विशाल। ठीक है, ओके, गुड गुड आंसर। सोचो, क्योंकि मेरे पैसे जमा थे ना, तो उनको सवाल नहीं पूछना था, उनके पास पूरी लिस्ट होती है, कहाँ टिक मारा हो, अच्छा इसका पैसा आया हुआ, ठीक, बस नाम, क्योंकि वहां सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, पैसा देने के बाद भी पूछा था, फिर तो आपका पैसा पहुंचा नहीं सही से वहां पे। चलो नेक्स्ट, ओवरलैपिंग। हाँ हाँ, मेरे मेरे आपके 12th में कौन सा पांचवा सब्जेक्ट कौन सा था? आर्ट्स, संस्कृत। 12th में पूछ रहे हो, 10th में थोड़ी। इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन किसके था? फिजिकल एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत लेते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, वो किसके था? ये दिल्ली के स्कूलों में होता है, इधर अपने। देखो भाई, मैं बताता हूं मेरा क्या था, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स था, 100 में 100 आए थे मेरे फाइन आर्ट्स में, 100 आउट, क्योंकि 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें, आपका पता नहीं, 40। हाँ प्रैक्टिकल, मैंने सोचा पांचवा सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए जिसमें प्रैक्टिकल के ज्यादा नंबर मिलते हो। तो हाँ, तो उसमें कुछ ऐसे ही थे कि 40 का पेपर होता था, 60 का प्रैक्टिकल होता था। हम 30 का हुआ, ओके। हम लोग के समय उल्टा होता था, 100 में 100 नंबर आए, सोचो। फाइन आर्ट्स का पेपर कैसे हुआ था बताऊं? एक सबसे कॉर्नर रूम होता था स्कूल में, बेटा इधर सुन लो, एक सबसे कॉर्नर रूम होता था, वहां ले गए सबको बैठा दिया, कुछ 25-30 लोग, और प्रोजेक्टर पे पीपीटी खुल गई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, और सेम, सबका सेम आंसर, और सीबीएसई बोर्ड से चेक भी होके आ गया, 100 में 100। सोच लीजिए। हाँ तो हम, मैं भी था ऑब्वियसली, मेरे ही 100 आए हैं। और उसमें क्या है ना, मेरे आगे 10 लोग, मेरे पीछे 10 लोग, सबके लाइन से 100 है फाइन आर्ट्स में, एक ही स्कूल से, सोचो कैसे होता। अभी होता तो जैसे नीट में हुआ, नीट में भी तो वही हुआ है कि भाई वहां पे एक ही सेंटर से बहुत सारे एयर वन आ गए, हमारे यहाँ भी वही हुआ था, हर साल टॉपर निकलता था हमारे स्कूल से, लेकिन मैं टॉपर नहीं था, चल टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। हाँ भाई, है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिख लो भाई, ठीक है, दबदबा, ये ऑर्बिटल थोड़ी है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, छोटा सा टॉपिक है ऑर्बिटल। बेटा जितना जितना बजाओगे उतना ही लेट होगा, इसे लिख लो, ऑर्बिटल। बेटा तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? लिखो ऑर्बिटल।
हाँ लिखो, ऑर्बिटल तो होते हैं चार, एक एस ऑर्बिटल होता होगा, सुना है ना। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, फुटबॉल की तरह होता है, स्फेरिकल, ठीक है, सर्कल नहीं होता है, स्फेयर की तरह होता है, स्फेरिकल। जो पी ऑर्बिटल होता है वो होता है डंबल। डंबल देखे हो कहां पे, रील में। स्टेटस में क्या देखा तुमने, डंबल जो है वो एक्स एक्सिस पर अगर रख दिया जाए तो इसको बोला जाता है पीएक्स, और डंबल अगर वाई एक्सिस पर रख दिया जाए तो इसको बोला जाता है पी वाई, और डंबल अगर जेड एक्सिस पर रख दिया जाए तो इसको बोला जाता है पी जेड। तीन पी ऑर्बिटल होते, तीनों डंबल शेप के होते, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर करता है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो है डबल डंबल, डबल डंबल। और डबल डंबल में इसमें दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, एक कैटेगरी ये है। और दूसरा कैटेगरी है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पहले देखो डी एक्स वाई कैसे बनाया गया, एक्स एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस भी बना लो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया, एक्सिस को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। डी एक्स वाई किसको बोलेंगे, अगर डबल डंबल एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रहा है, एक डंबल इधर और एक डंबल इधर, दो डंबल है, डबल डंबल है, और दोनों डंबल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा हो, डी एक्स वाई। अब डी वाई जेड की बात करते हैं, तो ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, अब जेड एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। जेड एक्सिस डॉटेड का मतलब आपकी तरफ आ रहा हो, एक्स सामने है, वाई ऐसे है, और जेड आपकी तरफ आ रहा है। तो देखो यहां पे डबल डंबल है, तो इस बार एक्स और जेड के बीच में है, डी क्या बना रहे हैं, डी वाई जेड बना रहे हैं ना, तो वाई और जेड के बीच में डंबल आएगा। डी एक्स वाई था तो एक्स और वाई के बीच में डंबल आ रहा था, डी वाई जेड है तो वाई और जेड के बीच में डंबल आ रहा है। और अगर आपके पास डी एक्स जेड है तो जेड और एक्स के बीच में डंबल आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपके पास आ रहा है जेड एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो डी एक्स जेड जो है वो है आपके सामने, एक डंबल एक्स और जेड के बीच में और दूसरा डंबल इस तरह। तो ये हो गया आपके सामने डी एक्स जेड। ये जो ऑर्बिटल है इनमें जो डंबल है वो एक्सिस के बीच में है, ये जो ऑर्बिटल है तीनों इनमें जो डंबल है वो आपके पास बीच में है, इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। इन तीनों को क्या बोलते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और इसी को बोलते हैं बेटा नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एक्सिस पर है या एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस पर नहीं है इसलिए नॉन एक्सियल बोल दिया। और लास्ट के जो दो हैं, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स और वाई के ऊपर ही इसके लोब्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होता है आपके पास डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर में जेड के ऊपर लोब होता है, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है जो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है जो ऐसे मूव कर रहा होता है इस लोब के चारों तरफ। आपने वो पुरानी मूवीज में वो देखा है चक्र चलते हुए हाथों में, वैसे ये लोब के चारों तरफ ऐसे चक्र चल रहा है। बचपन में रामायण देखा है तुम लोगों ने, बहुत देखा है। आ जाओ इधर,
ये जो लोब है वो जेड एक्सिस पे है, बट ये एक्स वाई प्लेन में होता है। ये जो ऊपर से चक्र चल रहा होता है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। एक लोब के ऊपर से जा रहा है, दूसरे लोब के नीचे से जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है? वैसा है वो। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा तो फिक्स रहेगा, एक्स वाई के बीच में दूसरा फिक्स रहेगा। और ये जो एक्सिस अभी हमने दोनों बनाया लास्ट में, ये है ऑन द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस है, और इसी को बोला जाता है एक्सियल डी ऑर्बिट।